नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। आज बात कुछ पुरानी करेंगे जिसे सियासत ने फिर से नया कर दिया है। भारत की पुरानी पेंशन व्यवस्था 2004 में खत्म कर दी गई थी, लेकिन 2024 के लिए फिर से इसे जिंदा किया जा रहा है। वैसे तो ये मांग बहुत पुरानी है और विरोध भी बहुत पुराना है, लेकिन अब इसी मांग को विपक्ष अपनी जीत का आधार बना रहा है। तभी तो कांग्रेस, आप, JMM, TMC जैसी पार्टियां इस दाव पर अपनी सियासत को चमकाने में लगे। उन्हें इस बात का एहसास है कि सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग अब भी पुरानी व्यवस्था का मोह नहीं छोड़ रहा है। संभवतः यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और आप पुरानी पेंशन पर स्विच करने का वादा कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकार की तरफ से ऐसे ऐलान भी किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी राज्य सरकारों ने खुद ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था अपनाई थी। ऐसे में आपको बताते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को क्यों बंद किया गया, क्यों इसे वापस लागू करने की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार का इस पे क्या स्टैंड है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना आखिर है क्या। केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए यदि सेवानिवृत्त के समय एक सरकारी कर्मचारी का मूल मासिक वेतन 10,000 रुपये था तो उसे 5,000 रुपये की पेंशन का आश्वासन दिया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारी के वेतन की तरह सरकार द्वारा सेवा कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते या DA में बढ़ोतरी के साथ पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान में भी वृद्धि हुई। DA बढ़ोतरी की घोषणा साल में 2 बार की जाती है। आमतौर पर जनवरी और जुलाई में 4% DA बढ़ोतरी का मतलब होगा कि 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन वाले एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की मासिक आय बढ़कर 5200 रुपये प्रति माह हो जाएगी। आज तक सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है और अधिकतम 62,500 रुपये है। केंद्र सरकार में उच्च वेतन का 50% जो कि 1,25,000 रुपये प्रति माह है। OPS को लेकर क्या चिंताएं थी? मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन की देनदारी अनफंडेड रही। भारत सरकार के बजट में हर साल पेंशन के लिए प्रावधान किया जाता है। भविष्य में साल दर साल भुगतान कैसे किया जाए, इस पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। सरकार ने हर साल बजट से पहले सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान का अनुमान लगाया था और करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी ने आज तक सभी पेंशनरों के भुगतान किया। पे एज यू गो योजना में अंतर पीढ़ीगत इक्विटी मुद्दे का निर्माण किया, जिसका अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी को पेंशन भोगियों के लगातार बढ़ते बोझ को सहन करना पड़ा। OPS भी आरक्षणीय था। पेंशन देनदारी बढ़ती रहेगी क्योंकि पेंशनरों के लाभ में हर साल वृद्धि हुई, जैसे मौजूदा कर्मचारियों का वेतन इंडेक्सेशन और से प्राप्त पेंशनर्स या जिसे महंगाई राहत कहा जाता है। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई है। 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3272 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों के लिए कुल व्यय 3,131 करोड़ रुपए था। 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया। राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना बनाई गई थी? 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था, सामाजिक और आय सुरक्षा परियोजना के लिए एक रिपोर्ट कमीशन की। सेबी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष S. दवे के तहत एक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी 2000 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। OASIS परियोजना सरकारी पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए नहीं था। इसका प्राथमिक उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा पर लक्षित था, जिसके पास कुछ नहीं था। 1991 की जनगणना के आंकड़े को लेते हुए समिति ने पाया कि सिर्फ 3.4 करोड़ लोग या 31.4 करोड़ की अनुमानित कुल कामकाजी आबादी के 11% से भी कम लोगों के पास सेवानिवृत्त के बाद की कुछ आय सुरक्षा थी। शेष कार्यबल के पास सेवानिवृत्त के बाद की आर्थिक सुरक्षा का कोई साधन नहीं था। OASIS रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि व्यक्ति 3 प्रकार के फंडों में निवेश कर सकते हैं: सुरक्षित इक्विटी में 10% तक निवेश की अनुमति, संतुलित इक्विटी में 30% और विकास इक्विटी में 50%। 6 फंड प्रबंधकों द्वारा जारी किया जाएगा। शेष राशि का निवेश कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाएगा। व्यक्तियों के पास अद्वितीय सेवानिवृत्त खाते होंगे और उन्हें कम से कम 500 रुपये प्रति वर्ष निवेश करने की आवश्यकता होगी। नई पेंशन योजना की उत्पत्ति क्या थी? प्रोजेक्ट OASIS रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित नई पेंशन प्रणाली पेंशन सुधारों का आधार बनी और मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो कल्पना की गई थी उसे सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना NPS को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया। कुछ अन्य देशों के विपरीत NPS संभावित कर्मचारियों के लिए था। इसे 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने वाले सभी नए भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया। परिभाषित योगदान में कर्मचारी द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और सरकार द्वारा एक समान योगदान शामिल है, जिसमें योगदान अनिवार्य था। जनवरी 2019 में सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% कर दिया। व्यक्ति कम जोखिम से उच्च जोखिम तक की योजनाओं की एक श्रृंखला से चुन सकते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों साथ ही निजी कंपनियों द्वारा प्रवर्तित पेंशन बॉन्ड प्रबंधक भी चुन सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना
ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार के ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलता है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। नई पेंशन योजना, एनपीएस के कर्मचारियों के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। तो आज हमने आपको पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर जानकारी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभात साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब प्रभात साक्षी को सब्सक्राइब करें।